हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नीट के सॉल्यूशंस देख रहे हैं और 7th पार्ट में प्रॉब्लम्स को अपन अभी सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 61 में व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y। तो आपको बच्चों सिर्फ x और y के बीच में क्या करना है, अपन को इफेक्टिव कैपेसिटी बतानी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये सारे कैपेसिटर बच्चों आइडेंटिकल है, देख सकते हो आप लोग, 6 पिकोफैरेड 6 पिकोफैरेड 6 पिकोफैरेड एक्सेप्ट द सेंटर वन। सो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो मुझे ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये पहली बात अपन ये ट्राई करते हैं कि एक बारी आपका जो करंट है, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं पोटेंशियल ज़्यादा कर दूँ, एक जगह पे कम पोटेंशियल कर दूँ, तो ये एक साथ बच्चों यहाँ पर जा रहा है और इसके पास भी जा रहा है। सो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, एक ये हो गया बच्चों और एक ये हो गया, ठीक है। और ये सेंटर वाले के दोनों एंड देख सकते हो आप, इसका एक एंड बच्चों लग रहा है अपने C3 पे और एक एंड लग रहा है C1 पे। तो ये हो जाएगा आपका C1 और ये हो जाएगा आपका C3। ये ऐसा बना सकता हूँ मैं इसको, ठीक। ये हो गया आपका 20 माइक्रोफैरेड वाला। अब बात समझ में आती है कि y के साथ भी यही हो रहा है कि दो एक साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ कहीं बच्चों आप y बना लीजिए और उससे दो कैपेसिटर्स इस तरह कनेक्ट कर दीजिए और इनडायरेक्टली मुझे समझ में आ जाता है क्वेश्चन को देखने साथ ही कि ये क्या बन रहा है, हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C4। व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि ये इन दोनों का है ना, ये हो जाएगा C1 डिवाइड बाय C2 बराबर होना चाहिए C3 डिवाइड बाय C4। तो ऑब्वियसली बच्चों अगर ये सबके सब सेम वैल्यू के होंगे तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें क्या करना है, ये वैल्यू क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। बैलेंस ब्रिज है बेसिकली। अगर ब्रिज बैलेंस हो गया आपका तो ये दो पॉइंट्स दिख रहे हैं आप लोगों को बच्चों, ए और बी कर लेते हैं इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी। इसको आप रिमूव कर देना और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अब सीरीज में लगे हैं और ये दोनों भी कैसे लगे हैं बच्चों, सीरीज में। जब 6 और 6 वैल्यू के सीरीज में लगे रहेंगे तो आपको अपर ब्रांच में एक कैपेसिटी मिलेगी जिसका नाम हो जाएगा 6/2, तो वो हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। सिमिलरली आपको बॉटम साइड भी यही मिलेगा बच्चों, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड। और अब मेरा आंसर आ गया है कैपेसिटी इफेक्टिव। पैरेलल में क्या करना चाहिए, हमको ऐड कर देना चाहिए इन दोनों को। तो आंसर हो जाएगा सीधा 6 माइक्रोफैरेड और ऑप्शन नंबर डी, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 62 में अगर एयर को अपन रिप्लेस करते हैं ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम से जिसका कांस्टेंट k है, सो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चार्जेस का क्या हो जाता है ना, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d मस्ट बी। सो ये मान लो कि हमारे पास दो चार्जेस थे, ठीक है, और अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं कहाँ पर, एयर में। एयर के लिए बच्चे लोग k होता है 1 और यहाँ मान लो अगर चार्ज 1 है चार्ज 2 है और इनके बीच में एक सेपरेशन r कर लेते हैं, ठीक है। ये इनके बीच में सेपरेशन एयर से ऐसा फील्ड हुआ है, ये पूरा एयर भरा हुआ है बच्चों, है ना, एयर। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F0 होता है एयर में। लेकिन जैसे ही आप इस मीडियम को बिना कोई डिस्टर्बेंस दिए इनके सेपरेशन में Q1 Q2 लगे रहेगा, R का डिस्टेंस भी वही रहेगा। बस बच्चों अब क्या करोगे, आप इसको किसी नए मीडियम में ले जा करके रख दोगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, नए मीडियम में जिसकी वैल्यू k हो जाएगी। तो आप कहोगे यहाँ पे नया वाला फोर्स होता है वो वैक्यूम वाले फोर्स का डिवाइड बाय k होता है। तो आंसर क्या होगा, it will decrease k times, ऑप्शन नंबर C। ओके, लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 63 में अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ला करते हैं, ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड बी। तो बच्चों ये तो बेसिक सी थ्योरी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट सेपरेशन पे रखा हो, मान लो एक चार्ज मैंने यहाँ पे बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया इनफाइनाइट सेपरेशन पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इनफाइनाइट सेपरेशन पे रख दिया बच्चों, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में R कितना हो जाएगा, R टेंडिंग टू इनफाइनाइट आ रहा है, विच मीन्स पोटेंशियल एनर्जी आपस में बच्चों इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा नो इंटरेक्शन, ठीक है। तो हम मानते हैं कि इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है, 0। और जो बच्चे फॉर्मूले से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं कि Q1 लिखते हैं Q2 लिखते हैं डिवाइड बाय R। तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप दो इलेक्ट्रॉन्स को कोई फाइनाइट डिस्टेंस पर ले आते हो, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, और इसको अगर इसके पास लाना शुरू कर दे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो बच्चों, आप R का टर्म यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हो, विच मीन्स आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बढ़नी चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 64
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, जिसपे ऑयल रखा हुआ है ना, और उसका डायलेक्ट्रिक का टर्म कितना है, k = 2। इसकी वैल्यू बच्चों c दे के रखी है। जब ऑयल को आप हटा दोगे तो क्या होगा, है ना, ये पूछ रहा है कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो ये मान लो कि ऑलरेडी आपके पास क्या है, यहाँ पर ऑयल रखा हुआ है। ऑयल का कैपेसिटी कितना है, k = 2। तो इसके लिए कैपेसिटी बोला जाएगा तो ऐसा बोला जाएगा A∁0/d × 2, राइट। ये समझ के चलो आप, और उसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A∁0/d। ठीक है, ये हमारे पास किससे भरा हुआ है बच्चों, अभी एयर से भरा हुआ है कैपेसिटर। एक एंड पे चार्ज प्लस कर लो, एक एंड पे चार्ज माइनस। गड़बड़ मत करना, ये कह रहा है ऑयल को रिमूव करा, तो सेकंड केस में क्या करोगे आप, ऑयल को रिमूव कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एयर। एयर के लिए क्या होता है 1। फिर हो जाएगा कैपेसिटी बताइए, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, आप बोल सकते हो कैपेसिटी अब वॉइड की निकाली जाएगी, ये होता है एयर का मतलब। ठीक है, ये हो जाएगा सीधा सीधा A∁0/d। d इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इन बोथ द केसेस लाइक दिस। अब आप देख सकते हो एक आंसर अपने पास c लिखा हुआ है जो 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू है, और c0 अकेला यही है, तो आप लिख सकते हो c = 2 टाइम्स ऑफ c0, और यहाँ c0 कितना हो जाएगा, पुराना वाला c / 2। ये आपके पास मीडियम की वैल्यू है, देखो अच्छे से, आंसर टिक करोगे आप c/2। ओके, लेट्स मूव ऑन। इन क्वेश्चन 65 हमारे पास एक हॉलो इंसुलेटेड कंडक्शन स्फीयर है ना, तो बच्चों हॉलो स्फीयर है, सीधी सी बात है, और पॉजिटिव का चार्ज दिया हमने 10 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिसका रेडियस है 2 मीटर्स। सो लेट अस ड्रॉ अ स्फीयर लाइक दिस। और अगर ये स्फीयर आप लोगों का बच्चों हॉलो कैटेगरी का है ना, तो ऑब्वियसली सेंटर पे तो मास भी नहीं होगा, और जितना भी चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज आपका सरफेस पर जाएगा लाइक दिस। एंड क्वेश्चन सेज दैट द रेडियस इज r, जो यहाँ पर लिखा हुआ है अपन को 2 मीटर्स। ठीक है, तो चार्ज बच्चों सरफेस पर है, ये एक हॉलो स्फीयर है ना, तो एक तरह के बच्चों शेल थ्योरम पे वर्क करेगा ये, विच सेज दैट कि कोई भी हॉलो स्फीयर हमेशा अपने सरफेस के बाहर, इट मीन्स आउटसाइड किसी पॉइंट, अगर मान लो इस पॉइंट P पर मैं चार्ज Q0 को प्लेस कर दूं, तो ये उस डिस्टेंस तक बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। इवन वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर भी लगाएगा, लेकिन किसी हॉलो स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पर चार्ज नहीं होगा। और आप बोलते हो पोटेंशियल कितना होता है यहाँ पर, कांस्टेंट। सो देयर इज नो नीड टू राइट दिस फॉर्मूला इवन व्हिच सेज दैट k/r²। सीधा सीधा बोलना होता है हम लोगों को कि इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हॉलो स्फीयर से, वो होती है 0, और ऑप्शन नंबर सी। इसका ग्राफ अगर बनाना तो इस तरह से बन जाएगा आप लोगों का, ये हो गया स्मॉल r, एक जगह पे आएंगे तो हो जाएगा कैपिटल R। यहाँ अपन आउटसाइड की बात कर रहे हैं, यहाँ अपन इनसाइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, r <r। अगर बच्चों ग्राफ भी अगर आपको आता है ना, तो आसानी से आप कर लोगे। ये होता है इसका ग्राफ, इंटरनल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सीधा सीधा बच्चों यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये ग्राफ इसको देख के प्लॉट किया गया, ये रहा आपका सेंटर का पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 66। Particle of mass m charge q is placed at rest in a uniform electric field, है ना, उसको रिलीज कर दिया हमने। सो मान लो आपके पास ये क्या हो गया बच्चों, एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक चार्ज है जिसका मास m हो जाएगा, और चार्ज q ये यहाँ पे बच्चों रेस्ट करके रखा हुआ है। तो रेस्ट का मतलब है u का टर्म 0 है, द चार्ज पार्टिकल इज रेस्टिंग। और जैसे इसको आप रिलीज करोगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चार्ज अगर मान लो प्लस का चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है, और नेगेटिव का होता है तो वो बैकवर्ड आता है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ये बेसिक सी थ्योरी हम सभी बच्चों को पता होती है। तो यहाँ ये जो पार्टिकल है आपका, ये राइट साइड में मूव करना शुरू करेगा बिकॉज ऑफ द फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला होता है Q × E। सो कहता है द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर इट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ y। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि डिस्टेंस इसने y अटेंड किया है। इसको बच्चों आप लोग वर्टिकल फॉर्म में भी बना के पढ़ सकते हो, देयर इज नो इश्यू विथ इट। सो हमें मालूम होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, एग्जाम में आप डायरेक्टली ये थ्योरम लगाएंगे, ये लिखा है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है जो भी आप काम करोगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये फाइनल एनर्जी है, और इनिशियल एनर्जी कितना है,
के आई, उसको मैं 0 कर दूंगा बिकॉज यहाँ पे देखो अब अच्छे से इनिशियल 0 है। तो जो वर्क होता है ना बच्चों, वही आपका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा और उसका आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा। यू कैन राइट इट एज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और यू कैन राइट Q इंटू ई इंटू डी। क्वेश्चन देख कर ही समझ में आ रहा है बच्चों ये आपका Q इंटू ई इंटू डी, और डी की जगह पे यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए Q इंटू ई इंटू वाई बोला है क्वेश्चन वाले ने, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसमें वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी अप्लाई किया गया है विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 67, अ पॉइंट Q लाइज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर एट द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बच्चों ऐसा कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज बनता है हमेशा डायपोल बनाते हैं तो, और ये हो जाता है पॉजिटिव का चार्ज। डायपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस, और ये इसका रेफरेंस सिमेट्रिकल पॉइंट। दोनों तरफ हम लोग ए और ए लिख लेते हैं। ये जो लाइन जा रही है ना बच्चों, वर्टिकल आपको बना के देता हूँ मैं, ये आपको वर्टिकल बाइसेक्टर लाइन दिख रही है इस तरह से, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ कहीं बच्चों ये चार्ज Q है, ठीक है, पॉइंट Q लाइस, है ना। फिर कहता है द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डायपोल इज R, विच मीन्स ये डिस्टेंस R है इस सेंटर वाले पॉइंट से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे क्या प्रोपोर्शनल करेगी, तो सबको पता होता है कि ये डिस्टेंस कौन सा होता है, एक्सियल होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा घूमता हुआ ऐसा करके आता है और यूं करके ऐसे निकल जाता है, विच मीन्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। और हम लोग को मालूम भी होता है इसका एक्सप्रेशन कितना होगा। इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला है KP डिवाइड बाय R का क्यूब। नेगेटिव लगता है अगर यहाँ पे वेक्टर लगाया गया हो तो। इससे दो बातें कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P पे जा रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के क्यूब पे जा रहा है, विच मीन्स P पे जा रहा है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और R के माइनस क्यूब पे, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला ही देखकर आप आंसर कर सकते हो, नो नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो। ओके, लेट्स मूव ऑन। इन प्रॉब्लम 68 एक पॉइंट चार्ज है जिसको Q बोल रहा है और सेंटर ऑफ द क्यूब पे इसको रख दिया साइड L है। तो ये आपका क्यूब है बच्चों, देखो अच्छे से, ठीक है। इस क्यूब के साथ अगर अपन इसको देखते हैं तो सेंटर वाले पॉइंट पे हमने एक प्लस का चार्ज रख दिया है, साइड इज L। क्वेश्चन कहता है द फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब। ये इजीएस्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। फ्लक्स हो जाएगा बच्चों टोटल, सबको पता होता है फ्लक्स गॉसियन सरफेस पे इनक्लोज चार्ज होता है और एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे इस चार्ज को देखो और उस पूरे क्यूब को देखो। ये क्यूब बच्चों उसकी क्लोज सरफेस बन रही है, ठीक है, और गॉसियन सरफेस भी यही कहलाएगी, राइट। तो अपना यही आंसर हो गया। तो Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, कोई 6 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, उसने बस बोला है क्यूब से कितना जा रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर मैं एक साइड बोलता तब आप बोलते कि सर फ्लक्स बताइए आप किसी एक साइड का, तो वो हो जाता कि 6 फेस होते हैं, तो 1/6 ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आपका यही आंसर है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव ऑन। सो प्रॉब्लम नंबर 69, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C और पोटेंशियल V कितना होना चाहिए। सो मान लो आपके पास कोई कैपेसिटर इस तरह से दिया हुआ है बच्चों, उसको आपने किसी बैटरी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो V हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, इस एंड पे आपके पास V पॉजिटिव V नेगेटिव मिलने लग जाएगा और धीरे धीरे करके इस तरह से चार्ज होने लग जाएगा। सो एनर्जी स्टोर का डेरिवेशन में समझाया जाता है कि वो होता है Q²/2C। और यहीं पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि चार्ज की जगह पे आप C × V कर लीजिए तो आपका एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा 1/2। एक C से बच्चों अपर लिमिट का C कैंसिल हो जाएगा और आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 CV²। बच्चों लोगों को ये फॉर्मूला याद भी होता है और ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 70 है, 2 मेटालिक स्फीयर्स, एक 1 सेंटीमीटर है, एक 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मान लो आपके पास रेडियस इसके पास R1 हो जाएगा और एक और दूसरा रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों लोग, यहाँ पे R2, जिसको अपन 2 सेंटीमीटर बोल देते हैं, और ये हो जाएगा बच्चों 1 सेंटीमीटर। आई कैन राइट R1 एंड R2 हियर। गिवन एट द चार्ज 10⁻², और यहाँ कितना चार्ज है 5 × 10⁻²। तो यहाँ बच्चों Q1 का टर्म है 10⁻² कूलम और इसके साथ Q2 का टर्म लिखा है 5 × 10⁻² कूलम्स। इफ दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर
सो फाइनल चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर बताना है। तो बच्चों जब चार्ज से कनेक्ट कर देते हो ना, तो एक सीधी सी बात होती है यहाँ पे कंडक्शन में जो V1 का पोटेंशियल बाद में मिलेगा और V2 का पोटेंशियल बाद में मिलेगा, वो एक कॉमन पोटेंशियल बनाता है। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल। और आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल कॉमन वैल्यू का। ये हो जाता है बच्चों Q टोटल, Q बाय C लिखते हैं तो दोनों के नीचे आप टोटल लिख दिया करो, बात खत्म। तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और कैपेसिटी हो जाएगी C1 प्लस C2। एक बात और होती है बच्चों, की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये इस पर डिपेंड करता है और चार्ज भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर। तो ये सब बातें इतनी सिंपल सी अंडरस्टैंड करने वाली है ना कि आप इनसे एक डायरेक्ट फार्मूला निकाल सकते हो। मान लो शुरू में इसके पास चार्ज Q1 है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है Q1 और यहाँ कितना लिखा है Q2। तो एक शॉर्टकट फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। पहले वाले कंडक्टर पे ना, इस वाले कंडक्टर पे जो चार्ज है आपका, जो बाद में चार्ज है वो Q1 डैश कहलाएगा और सेकंड वाले चार्ज पे क्या कहलाएगा Q2 डैश। क्योंकि चार्ज आपका रेडियस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देख सकते हो यहाँ पे बराबर आप लोग। तो आंसर हो जाएगा Q1 डैश और Q2 डैश के हिसाब से। अगर Q1 निकालोगे ना आप तो लिख देना चुपचाप आप लोग R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। ये आपका स्ट्रेट आंसर दे देगा। सेकंड पे अगर चार्ज निकालना तो क्या करेंगे अपन, सिमिलरली यहाँ बोलोगे R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज। एग्जाम हॉल में डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना, इतना सब लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं बच्चों आप लोगों को। सो नाउ ये वाला आपका स्मॉलर स्फीयर का आंसर था और मैं इसी को आप लिखूंगा Q1 डैश। ठीक है, R1 का मतलब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इंटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 5 इंटू 10 टू पावर -2 लिखा है ये देखो, और प्लस करना है मुझे ये 5 टाइम्स है और ये हो जाएगा 6 टाइम्स। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 6 इंटू 10 टू पावर, ये हो जाएगा -2। तो सॉल्व कर लो, इससे चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा बच्चों। तो आंसर आ गया अपना 2 इंटू 10 टू पावर -2 कूलम्स। दैट्स ऑल, ये अपना आंसर है। और Q2 भी आप फाइंड कर सकते हो, जो पूछा तो नहीं गया है। और अभी अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 2 इंटू 10 टू पावर -2 कूलम्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन क्वेश्चन 71 इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों E है ना, वो x डायरेक्शन में है और वर्क डन किसी चार्ज, जो चार्ज की वैल्यू 0.2 है, उसको 2 मीटर तक मूव कराने के लिए आपको 60 डिग्री एंगल पे 4 जूल वर्क लगा है। विच मीन्स आपका वर्क का टर्म है वो है बच्चों 4 जूल्स। क्वेश्चन इस तरह की बात कर रहा है आपसे कि लेट अस अज्यूम दैट हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसके सिमेट्रिकल लाइंस अगर मैं बात करूं तो किसी 60 डिग्री के एंगल पे है ना, आप एक चार्ज को लेकर चलते हो इस तरह से, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है वो हो जाएगा d। तो इसी डायरेक्शन में बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स का टर्म लग जाएगा और यहीं पे आपको वर्क भी बताना होगा। तो 11th क्लास से वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वो हो जाता है F वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क को अपन कहते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो मैं एफ डी कॉस थीटा लिख लेता हूँ और सीधा सीधा फिर क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह पे बच्चों देखो यहाँ पे ये हो जाएगा Q इंटू ई इंटू डी इंटू कॉस थीटा और ये हो जाएगा वर्क। आपको खाली ई पता करना है। ठीक, तो वर्क लिखा हुआ है 4, चार्ज जाएगा 0.2 क्रॉस मल्टी है ना, क्रॉस मनी मल्टीप्लाई में ई एंड डिस्टेंस डी हो जाएगा, जितना देखो मूव करा है ना इसने, डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, और कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। तो सॉल्व कर लो, उसको ख़त्म हो गया ये, इसको यहाँ ख़त्म कर लेते हैं तो 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा मिल रहा है हमको 20 यूनिट होता है इसका न्यूटन्स पर कूलम। और बच्चों आपका ऑप्शन आना चाहिए 20। ठीक है, बी। लेट्स मूव ऑन। 72 क्वेश्चन, एक चार्ज है Q जिसको प्लेस करा है बच्चों सेंटर पे है ना, एग्जैक्टली चार्जेस जो हमारे पास Q के दो पॉजिटिव चार्जेस है उनके सेंटर पर रख दिया है। आपको बताना है सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इन इक्विलिब्रियम इफ द। ठीक है, अगर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो छोटे वाले चार्ज को आपको बताना है ये कितना होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है यहाँ पे कि ये Q का टर्म है, यहाँ पर बच्चों फिर से एक और Q का टर्म है, और इन दोनों के जो लाइन ज्वाइन करती है उसके एग्जैक्ट सेंटर पे हमने क्या कर दिया, Q को बिठा दिया। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं बच्चों मिड पॉइंट वाले प्रॉब्लम आ जाए, मिड पॉइंट वाले, तो ऑब्वियसली मैं इसके बारे में 2 बातें लिख के दूंगा। जब भी मिड पॉइंट वाले प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें ना बच्चों
कभी भी सेंटर पॉइंट मत कंसिडर करना, डू नॉट कंसिडर सेंटर पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे कभी इक्विलिब्रियम मत लेकर आना, सेंटर पॉइंट कभी मत आप कंसिडर करना, कभी आंसर नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे अगर मैं रिगार्डलेस कोई भी वैल्यू रखता हूँ, मान लो जैसे मैंने 1 कूलम रखी, 2 कूलम रखी, तो ये दोनों के दोनों उस पर क्या करेंगे बच्चों, रिपल्शन ही देंगे। तो ये इस वैल्यू का तो कोई सेंस ही नहीं बन पाता अगर अपन सेंटर पॉइंट को पढ़ना शुरू करते हैं। हमें किसको पढ़ना चाहिए, हमें कोई कॉर्नर वाले पोजीशन को पढ़ना चाहिए। अगर ये प्लस का चार्ज है और ये प्लस का है तो ये इसको राइट साइड में फोर्स लगाएगा जिसका नाम हो जाएगा F1, फोर्स ड्यू टू 1। तो इस चार्ज को बच्चों नेगेटिव होना ही पड़ेगा ताकि इसको अट्रैक्ट कर सके F2 नाम से। मिड पॉइंट है तो दोनों तरफ क्या कर लोगे आप, D कर लोगे, तो जो नोट कोवलेंट सेपरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2D, ठीक है। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट चार्ज जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस कि F नेट बराबर हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस करके माइनस लगा के F2 का वेक्टर। बच्चों ये 0 होता है और एग्जाम हॉल में आप डायरेक्टली लिखोगे F1 बराबर F2, बस यहाँ पे आपको कूलम्स लॉ लिखने और आपके आंसर मिल जाएंगे। सो सिंपल टू डू फ्रॉम हियर। सो F1 का मतलब बच्चों देखो यहाँ पे बैठकर यहाँ तक की बात करनी है, तो हो जाएगा K फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज डिवाइड बाय हो जाएगा 2D का स्क्वायर, और वहीं से अगर मैं F2 को लिखूंगा तो F2 का मतलब होगा यहाँ से बात करनी बच्चों, इस वाले चार्ज से यहाँ तक, तो हो जाएगा K एक चार्ज दूसरा चार्ज और डिवाइड बाय हो जाएगा D का स्क्वायर। K और Q मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये D का स्क्वायर भी है ना, ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल q आ गया तुम्हारा Q/4, और क्वेश्चन पढ़ रखा है हमने कि वो माइनस का होगा, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 73, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका मोमेंट p है और उसको प्लेस करा हम लोगों ने किसी स्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E बनाकर। तो स्टेबल कब माना जाता है बच्चों, इस तरह से कहते हैं हम लोग, ये मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, इसी के साथ अगर आपका डायपोल बना देना तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, विच मीन्स θ1 की वैल्यू होनी चाहिए 0 डिग्री, है ना। दोनों देखो पैरेलल दिख रहे होंगे आप लोगों को। फिर कहता है इट इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, तो इसको बच्चों इस पॉइंट से हमने रोटेट करा के यहाँ तक ले आया, ये हो जाएगा थीटा, तो लिख देना θ2 का टर्म हो जाएगा थीटा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन द फाइनल पोजीशन शुड बी, तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्वियसली द स्टोर्ड वर्क डन, और वी कैन राइट एनर्जी का मतलब होता है सीधा सीधा अगर कोई एक्सटर्नल वर्क डन करके दिखाए तो वो हो जाएगा PE, ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों, हमेशा याद करना फर्स्ट एंगल पहले लिखते हैं, cos θ1 माइनस cos θ2 होता है, डेल्टा के चक्कर में 2 - 1 मत कर देना, ये बहुत बड़ गलती देखी है मैंने बच्चों में। तो U का टर्म हो जाएगा, एक PE का टर्म लिखा हुआ है आपके पास बच्चों, और cos थीटा का मतलब हो जाएगा cos 0 डिग्री माइनस ऑफ सेकेंड थीटा, सिर्फ थीटा है, तो आंसर आ गया अपना पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू PE, ये होता है बच्चों 1 माइनस cos थीटा, ये अपना आंसर हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी PE 1 माइनस cos थीटा, राइट। लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 74 एक ग्राफिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द गिवन फिगर गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, इनके साइन बताने हैं बस, है ना। तो आप देख ही सकते हो बच्चों कि ये साइन बच्चों इस तरह से ये रिपल्शन का केस बता रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ तो रिपल्शन कब होता है, या तो दोनों के दोनों प्लस में हो या तो दोनों के दोनों कैसे हो, माइनस में हो, आइदर ऑफ वन विल बी ट्रू। आप देख ही सकते हो कि इस वाले चार्ज पे दिख रहा है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर देखो ट्राइंगल ये इसकी तरफ आ रहा है बच्चों, और यहाँ से भी इसकी तरफ फील्ड आ रही है, विच मीन्स ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए थे, नेगेटिव और नेगेटिव। आंसर हो जाएगा बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव इन नेचर, राइट। लेट्स मूव ऑन। सो क्वेश्चन 75, चार्ज Q2 इज एट सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ रेडियस R, तो बच्चों Q2 का चार्ज एक सेंटर पॉइंट पर रखा है और ये एक सर्कुलर पाथ है इस तरह से, और रेडियस इसका कितना हो जाएगा बच्चों R। वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q1 वंस अराउंड द इक्विपोटेंशियल पाथ शुड बी, सो दुनिया जानती है पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, और वर्क डन हो जाएगा बच्चों Q टाइम्स डेल्टा V, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है चुपचाप। ये क्या है बच्चों, ये हो जाएगा आप लोगों का कोई भी दो पोजीशंस का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ मैंने बोल दिया है कि ये क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है।
तो एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि सर के पास पहले Q1 रखा है इस पोजीशन पे, तो यहाँ मान लो V1 आया, इसको लेके चले गए हम लोग किस V2 पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे, यहाँ पे भी आ गया Q1, तो डिस्टेंस तो बच्चों उतना ही मिल रहा है ना। ये वाले केस में क्या मिल जाएगा आप लोगों को, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K हो जाएगा, सोर्स चार्ज लिखते हैं बाय R, और V2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, K लिखेंगे सोर्स चार्ज बाय R। आप देख लो फॉर्मूला बना के भी, इससे भी क्या मिल रहा है, डिवाइड माइनस कर दोगे ना, तो यहाँ पे बच्चों आपको 0 ही मिलेगा हर केस में। और इक्विपोटेंशियल देख के भी आप डायरेक्ट आंसर 0 मार्क कर सकते हो कि इक्विपोटेंशियल के क्वेश्चन में ना वर्क डन तो होता ही नहीं है, ठीक है, ये अपना आंसर होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 76, एक हॉलो मेटालिक स्फीयर है बच्चों, है ना, रेडियस उसका 10 दे रखा है, और कहता है सच दैट द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस इज 80 वोल्ट। तो हॉलो वर्ड पे ध्यान दो आप यहाँ पे। तो मान लो मेरे पास ये एक स्फीयर हो जाएगा, ठीक है, इस स्फीयर के पास रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है आप लोगों को 80 वोल्ट्स। हॉलो के अंदर बच्चों चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 है ना, सीधा आंसर होता है उसका कि पोटेंशियल वहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट। कहने का मेरा ये मतलब था कि अगर आपको ग्राफ भी अकेला याद है ना, यहाँ आर लिखा जाए और अगर पोटेंशियल बनाया जाए, तो बच्चों ये जो पॉइंट बन रहा है ना आपका, इस पॉइंट को अगर ड्रॉप कर लोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रेडियस तक इंटरनल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और उसके बाद ऐसा निकल जाता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R कहलाता है, और यहाँ पे V का टर्म कांस्टेंट होता है। तो अगर टीचर पूछे वहाँ से कि इंटरनली किसी इस पॉइंट पे बताओ या यहाँ बताओ, एनीवेयर और एट एनी पोजिशन इनसाइड द हॉलो स्फीयर पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ये होती है थ्योरी याद करने वाली। इनसाइड द हॉलो स्फीयर, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ये 80 लिखा हुआ है और आपका आंसर बच्चों 80 होगा, सॉल्व भी नहीं करना हमको, ठीक है। द पोटेंशियल एट द सेंटर, तो सेंटर पे भी कितना होगा, मैंने 0 मत कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 होगी, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो पोटेंशियल एट, ठीक है, सेंटर शुड बी 80 वोल्ट, ठीक है, सेंटर पे क्या हो जाएगा, 80 वोल्ट का आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 77 देखो, आपके पास +4Q चार्ज है, -Q है, और फिर से +4Q चार्ज है, एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं बच्चों, ओरिजिन पे रखा है, K पे रखा है, और एक 2A पे रखा है। तो इक्विलिब्रियम के बारे में क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं अपन, नेट फोर्स को 0 पढ़ते हैं, है ना, 0 करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आपका डायग्राम बच्चों, ठीक है, इसको आप x मान लो, तो ये हो जाएगा x = 0, एक पॉइंट पे x बराबर क्या कर लेंगे a, और एक पॉइंट पे जाएगा x बराबर 2a, मतलब ये सेपरेशन जो दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी कहलाएगी बच्चे लोग, 2a। और चार्जेस कैसे रखे वो भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे रखा है बच्चों प्लस का 4Q, यहाँ पे रखा है माइनस का Q, और यहाँ रखा है प्लस का 4Q। सेंटर पे चार्ज कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा, वी विल नेवर कंसीडर इट, है ना। इसको कभी इक्विलिब्रियम मत पढ़ना कि ये लेफ्ट जाएगा और राइट जाएगा, वो बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच होती है। मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों, कोई भी एक कॉर्नर वाली पोजीशन को आप पढ़ लेना। तो ये देखो प्लस का चार्ज है, और यहाँ पे भी प्लस का चार्ज है, विच मीन्स राइट साइड में फोर्स जाएगा, उसका नाम हो जाएगा F1, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो हो जाएगा F2। डायरेक्ट आप बोल सकते हो F1 बराबर F2, और वहां से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड एट द सेम इंस्टेंट आप बोल सकते हो यहाँ पर सर जो नेट फोर्स होगा वेक्टर्स के अंदर, वो हो जाएगा F1 का वेक्टर प्लस लगा के एक और माइनस लगा के F2 का वेक्टर। ये टर्म बच्चे इक्विलिब्रियम में 0 होती है, और एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं अपन 0 आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि सब पे क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम लिखा है। तो देखो F1 का मतलब होगा मुझे ओरिजिन वाले चार्ज और इस चार्ज के बारे में बात करनी है, विच मीन्स मैं लिखूंगा K, ये हो जाएगा पहला चार्ज मल्टीप्लाई बाय दूसरा चार्ज डिवाइड बाय हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर, बराबर होना चाहिए वो किसके, K के, ठीक है। पहला चार्ज बच्चों Q हो जाएगा, और दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा मेरा 4 का Q, और नीचे कितना लिखा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A कहलाएगा बच्चों, तो उसको आप A का स्क्वायर बोलेंगे, ठीक। ये जो 2 दिख रहा है ना, 2 का एक स्क्वायर बनेगा तो वो इस 4 को खा जाएगा, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रहा है आपको K, ठीक है, ये 4 लिखा है बच्चों, 4KQ स्क्वायर डिवाइड बाय A स्क्वायर, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही मिल रहा है 4,
ठीक है, 4 का टर्म है और जाएगा k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। सो ऑब्वियसली ये दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, अपने आप में ये इक्विलिब्रियम में है। अब स्टेबल है अनस्टेबल है ये कैसे पता करोगे आप लोग, जैसे ही बच्चों आप लोग इस चार्ज पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर देते हो, ठीक है, इसको, तो ये कभी भी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस नहीं आएगा, बिकॉज उस वक्त फोर्स के इक्वेशन अनइक्वल फॉर्म में चले गए होंगे और ये उससे अवे जाता चला जाएगा हमेशा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसको दूर लेकर जाओगे तो कोई एक ना एक फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर डाउन मतलब वीकर हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो ये बाहर क्या करेगा, निकल जाएगा। सो विच मीन्स ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन नंबर 3। नन ऑफ द चार्ज, तो गलती हो गया, स्टेबल तो कभी होता ही नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और -2 स्टेबल में है, ये भी गलत है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको इस तरह भी देख सकते थे आप लोग कि स्टेबल का मतलब हमने 11th में पढ़ा हुआ है, हम इस बॉल को इस तरह रखते थे रिवर्स करके। इस पॉइंट पे अगर अपन बोलेंगे नेट फोर्स का टर्म कितना आ रहा था, 0। इसको थोड़ा भी अगर आप डिस्प्लेस करते हो ना अपने ओरिजिन पॉइंट से, तो ये बच्चों उससे दूर ही चली जाएगी ऐसे करके। ठीक, वही केस यहाँ पर हो रहा है, आपने F1 F2 को इक्वेट करके देखा और बराबर मिल गए, इसका मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, वापस नहीं चार्ज वापस अपने ओरिजिन पोजीशन पे नहीं आता, इसलिए अनस्टेबल होते हैं। सो यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट स्टूडेंट्स। सो इन द नेक्स्ट वीडियोस हम लोग कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिससे हम लोग नीट के हिसाब से सॉल्व करें, राइट स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।